1857 के जस्ट बाद किसान एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन किसानों का हुआ था। 1859 में ये आंदोलन हुआ था आपका नील आंदोलन। बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ था। ये आंदोलन हुआ था बंगाल में नील की खेती को लेकर। हमने देखिए आपको बताया था कि अंग्रेज़ों की जो नीति थी उसमें बदलाव हुआ था। 1813 से 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर वाणिज्यिक खेती का प्रचलन शुरू किया था। वो नील, चाय, कॉफ़ी और गन्ना ज़्यादातर यही खेती कराते थे। तो बंगाल में भी ये ज़्यादातर नील की खेती कराते थे। और जो ये क्या कहते हैं खेती कराते थे, बड़े बड़े यूरोपियन क्या करते थे, किसानों को एक अग्रिम धनराशि दे देते थे और उसके बदले में एक बंधक पत्र पे सिग्नेचर करा लेते थे। उस प्रथा को क्या कहते थे, जो अग्रिम धनराशि दे दी जाती थी। ये कई बार क्वेश्चन आया, ददनी प्रथा। देखिए ददनी प्रथा ये बात बंगाल में, इसको अग्रिम धनराशि यूरोपीय कंपनी वाले दे देते थे और किसानों से एक समझौता कर लेते थे। किसानों को जबरन खेती करनी पड़ती थी नील की। तो 1859 ईस्वी में किसान लोग उस समय नील की खेती नहीं करना चाहते थे। वो जो चावल और गेहूँ उसकी खेती करना चाहते थे, लेकिन यूरोपियन लोग इस खेती को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो उस समय बंगाल के एक जिला नदिया जिले के गोविंदपुर नामक स्थान पर, नदिया जिले के गोविंदपुर नामक स्थान पर एक मजिस्ट्रेट के सामने ये जब मामला आया किसानों का, तो उन्होंने एक आदेश पढ़ा। उस आदेश पढ़ने में थोड़ी सी उनको गलती हो गई। उस आदेश में उन्होंने किसानों के पक्ष में एक आदेश पढ़ दिया और ये कहा गया कि किसानों को पूरा अधिकार है कि वो जो चाहे खेती कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि किसान के नेता के रूप में दो व्यक्ति जो कि एक क्लर्क का काम करते थे, उन्होंने आंदोलन कर दिया। उनका नाम था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ये नील आंदोलन के उस समय लीडर थे। ये दोनों लोग, इन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ। उस समय बंगाल में ज़्यादातर नील की ही खेती किसान कराते थे जबरन। तो पूरे बंगाल में ये आंदोलन, इसी को देखते हुए जहाँ जहाँ छोटा क्षेत्र था वहाँ सारे जगह ये आंदोलन फैल गया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खास चीज़ ये थी कि इस आंदोलन को पहली बार पत्रकारिता में समर्थन मिलने लगा। हरीशचंद्र मुखर्जी एक राइटर लेखक थे। उन्होंने अपनी पत्रिका हिंदू पैट्रियट में हरीशचंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन का उल्लेख किया। इस आंदोलन की खास बात ये भी थी कि उस समय जो ईसाई मिशनरी भारत में आई थी उसने भी इसका समर्थन कर दिया। ईसाई मिशनरियों ने भी इस आंदोलन का यानी किसानों के पक्ष पे समर्थन किया। इस आंदोलन को और आगे दर्शाने के लिए नाटक के माध्यम से भी अंग्रेज़ों का जो क्या कहते हैं किसानों के प्रति जो शोषण था उसको दिखाया गया नाटक। और ये बहुत महत्वपूर्ण नाटक था नील दर्पण। नील दर्पण नामक नाटक में भी इसका उल्लेख हुआ। नाटक में नील आंदोलन, ये नाटक जो था दीनबंधु के नील दर्पण नामक नाटक में भी नील आंदोलन का उल्लेख हुआ। ये आंदोलन उस समय इतना सशक्त हुआ कि पूरे बंगाल में आखिर यूरोपियन लोगों को नील की खेती करना छोड़ना पड़ा। बंगाल में, ठीक है, बिहार में था, तभी आगे चल के गांधी जी भी जाते हैं नील आंदोलन। लेकिन बंगाल में इसका इतना अधिक प्रभाव पड़ा इस आंदोलन को कि यूरोपियन लोगों को ये आंदोलन छोड़ना पड़ा। इसी प्रकार बंगाल में एक और छोटा सा आंदोलन शुरू हुआ था पावना, बंगाल के पावना डिस्ट्रिक्ट में।
बंगाल का एक जिला था उस समय पाबना, वहाँ का एक क्षेत्र था यूसुफ जाही क्षेत्र, यूसुफ शाही क्षेत्र। वहाँ पर ये बंगाल में भी जमींदारों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। देखिए बंगाल में जमींदारी ही व्यवस्था थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा जमींदारी थी। जमींदारों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन छोड़ दिया। जमींदार जबरन लगान अधिक से अधिक वसूल कर रहे थे, तो इसलिए किसानों ने आंदोलन छोड़ा। इस आंदोलन पावना, ये जो है पावना आंदोलन के नाम से फेमस है। और इस आंदोलन का नेतृत्व किया ईशान चंद्र राय। ईशान चंद्र राय और शंभूपाल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ये आंदोलन हुआ था 1873 से शुरू हुआ था 1876 तक ये आंदोलन चलता गया। इस आंदोलन का प्रभाव ये पड़ा कि आगे चल के ब्रिटिश सरकार को एक कानून बनाना पड़ा। 1885 में बंगाल टेनेसी एक्ट, 1885 में एक कानून बनाना पड़ा, बंगाल टेनेसी एक्ट। इस बंगाल टेनेसी एक्ट के ही तहत किसानों को राहत दिया गया, यानी जो जबरन अधिक क्या कहते हैं लगान वसूल करते थे, उससे ये राहत दिया गया, किसानों को राहत दिया गया। बंगाल में तो ये आंदोलन हुआ ही, महाराष्ट्र में भी आंदोलन शुरू हो गया। महाराष्ट्र में कौन सी प्रथा थी? महाराष्ट्र में रैयतवाड़ी। महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिले, महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिले में 1875 ईस्वी में दक्कन आंदोलन। देखिए महाराष्ट्र में रैयतवाड़ी प्रथा थी, जिसमें किसान ही जमीन का मालिक था। किसान को ही सरकार को सीधे कर जमा करना पड़ता था। किसान सीधे कर जमा करते थे सरकार को, लेकिन कभी कभी मान लीजिए फसल बर्बाद हो जाती थी। फसल बर्बाद कई तरीके से हो सकती है, अधिक बाढ़ आ जाए तो, सूखा हो जाए तो, या और भी कोई आपदा आ जाए तो, कई तरीकों से बाढ़। ऐसी स्थिति में किसान लोग क्या करते थे, साहूकारों से लोन ले लेते थे। साहूकार, लेकिन साहूकार जो ब्याज लोन देते थे वो ज़मीन को गिरवी रख कर देते थे। अगर किसान किसी तरीके से उस लोन को, उस पैसे को जमा नहीं करता था ब्याज सहित, तो उसकी ज़मीन को हड़प लेते थे। महाराष्ट्र में यही प्रथा बहुत ज़्यादा अधिक थी। सबसे बड़ी कमी ये थी कि वहाँ जब न्यायालय था तो न्यायालय को भी पैसा देकर साहूकारों ने अपने पक्ष में कर लिया था। तो महाराष्ट्र में आए दिन ये समस्या हो रही थी। तो एक बार एक कालू राम नामक एक साहूकार था, जिसने दक्कन में यानी पूना के आसपास क्षेत्र में जबरन एक किसान का ज़मीन, यानी उसका ज़मीन खेत सब कब्जे करने का आर्डर प्राप्त कर लिया। लेकिन किसानों ने इस आर्डर के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। आप आ जाइए, कभी भी पूछिए मत, क्लास में एकदम यहाँ अनुमति लेने की जरूरत नहीं। तो 1800 ये जो घटना हुई, कालू राम नामक एक साहूकार था, जिसने जबरन किसानों के ज़मीन को कब्जे करने का आर्डर न्यायालय से प्राप्त कर लिया। लेकिन किसानों ने बहुत तेज उस साहूकारों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और साहूकारों के घर जलाने लगे। इससे पूरे दक्कन में, महाराष्ट्र के जो दक्कन में ये आंदोलन पूरी तरीके से हर जगह किसानों ने साहूकारों का विरोध करना शुरू किया। अंत में ब्रिटिश सरकार को एक कानून बनाना पड़ा 1879 ईस्वी में, दक्कन राहत अधिनियम। दक्कन राहत अधिनियम, इससे जो
सरकार थे उनके खिलाफ किसानों को राहत दे दी गई। अब साहूकार जबरन किसी की जमीन को कब्जा नहीं कर सकते थे, खिलाफ राहत दी गई। साहूकारों के खिलाफ राहत किसानों को, ये 1879 ये उस समय का बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ था, 1875 और 1879। देखिए आंदोलन इस तरह जनजातीय भी आंदोलन हुए, आगे चल के और भी किसान आंदोलन आएंगे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये पृष्ठभूमि जो हम आपको बताने जा रहे हैं, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत जो होने वाली है वो किस तरीके से होती है। हमारे भारत में कई ब्रिटिश गवर्नर जनरल आए, हमने आपको लॉर्ड डलहौजी तक का तो बता ही दिया था, ठीक है। उसी में से एक गवर्नर जनरल आए थे लॉर्ड लिटन, उनके बारे में क्या आपको बताया था। लॉर्ड लिटन ने कुछ ऐसे कानून हमारे देश में बनाया जिससे मध्यम वर्ग भारत में खड़ा हो गया, और वो मध्यम वर्ग इस एकता से खड़ा हुआ और अपने पत्रकारिता से इस तरीके से देशवासियों को प्रेरणा स्रोत बने कि भारत में एक धीरे धीरे आंदोलन का जन्म की शुरुआत हुई। इसके बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो लिटन ने कानून बनाया था। देखिए लिटन ने कई कानून बनाया। लिटन जब आए तो उन्होंने सबसे पहले, कल ही हमने बताया था, 1878 में एक कानून बनाया था, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन्होंने 1878 ईस्वी में बनाया। 1876 ईस्वी में भारत में बहुत भारत के दक्षिण में आपदा फैली थी, बहुत तेज। ये आपदा पूरे दक्षिण, हैदराबाद, बम्बई, मद्रास और मध्य भारत, 1876 ईस्वी भारत में आपदा फैली थी। ये बम्बई, मद्रास, मध्य भारत और हैदराबाद, इससे लाखों लोग मर गए थे। लाखों लोग 1876 ईस्वी में मर गए थे। इसी समय लॉर्ड लिटन ने क्या किया, जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, उनको उन्होंने 1876 ईस्वी में एक उपाधि दिया, केसर-ए-हिंद। 1876 ईस्वी में विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। केसर-ए-हिंद, विक्टोरिया देखिए महारानी थी। हमने जो आपको पावना आंदोलन बताया अभी बंगाल में, उस बंगाल के आंदोलन की एक खास बात और थी। वो लोग जो आंदोलन कर रहे थे किसान लोग, उन्होंने एक शब्द कहा था कि हम जमींदारों के खिलाफ है, ना कि महारानी के खिलाफ। यानी ये उनका, देखिए ये क्वेश्चन आता है कई बार, ये पावना जो आंदोलन है, इस आंदोलन में किसानों ने एक लोगों कहा था कि हम महारानी के खिलाफ नहीं हैं, जमींदारों के खिलाफ है। हम महारानों की रैयत बना रहना चाहते हैं, यानी किसान बना रहना चाहते हैं, यानी वो जमींदारों के खिलाफ है, लेकिन महारानी के खिलाफ नहीं है। महारानी के रैयत बना रहना चाहते हैं। ये उस समय का रहना चाहते हैं। ये किसानों का उस समय की एक घोषणा थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस आंदोलन में ये कहा गया था कि महारानी का रैयत किसान के अधीन हम काम करने के लिए तैयार है। ये पावना विक्टोरिया 1876 में विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। 1877 ईस्वी में दिल्ली में एक दरबार लगाया गया। 1877 ईस्वी में एक दरबार लगाया गया, दिल्ली में एक दरबार लगाया गया।
ये दिल्ली में जो दरबार लगाया गया था, ये रानी महारानी के मतलब बताने के लिए कि वो महारानी को जो उपाधि दी गई है उनकी प्रशंसा करने के लिए एक दिल्ली में दरबार बुलाया गया और इसी का आलोचना हुई थी, क्योंकि 1876 ईस्वी में भारत में आपदा आया। तो जो मध्यम वर्ग थे उन्होंने इसका बहुत खिलाफ किया कि एक तरफ तो यह भारत में आपदा है, लाखों लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ जो गवर्नर जनरल हैं वो क्या कर रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं, उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये उस समय की आलोचना हुई थी। दूसरी बात, उन्होंने एक और कानून बनाया था, शस्त्र अधिनियम। ये भी 1878 ईस्वी में बनाया था, शस्त्र अधिनियम। इसमें यह था कि बिना लाइसेंस के कोई व्यक्ति शस्त्र नहीं रख सकता, बंदूक नहीं रख सकता है। इसको भी लॉर्ड रिटन ने 1878 में। एक और महत्वपूर्ण कारण था आंदोलन का उस समय, इन्होंने क्या किया, जो सिविल सेवा परीक्षा थी उसकी जो अधिकतम आयु थी उस समय थी 21 वर्ष, इसको घटाकर कितना कर दिया, 19 वर्ष कर दिया। 1877 में 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। ये सिविल सेवा की अधिकतम आयु थी उस समय की, तो इसलिए भी नाराजगी थी। इसके बाद देखिए गवर्नर जनरल बन के आते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने अच्छा काम किया। लॉर्ड रिपन ने ये जो एक्ट था वार्नाक्यूलर, इसको खत्म कर दिया। 1877 का जो वार्नाक्यूलर एक्ट था, जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना इजाज़त के अंग्रेज़ों के खिलाफ यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई आपत्तिपूर्ण शब्द निकालने के लिए उनको ज़बरदस्ती जो गिरफ्तार किया जा सकता था, उसका जो कानून था उसको इन्होंने रद्द कर दिया। 1878 का कानून को रद्द कर दिया। ईस्वी में गिलबर्ट विवाद हुआ। ये लॉर्ड रिपन के काल की एक घटना हुई थी। उस समय एक इल्बर्ट कानूनी सदस्य थे, उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया कि जिसमें भारतीय जो जज थे उनका प्रमोशन हो सकता था और वो भी सेशन जज बन सकते थे। जब वो सेशन जज बन जाते तो वो भी यूरोपियों की सुनवाई कर सकते थे। देखिए ये समस्या थी, अगर वो जज बन गए, अभी तक कोई भी भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय लोगों की सुनवाई नहीं कर सकता था, लेकिन इल्बर्ट ने ऐसा कानून बना दिया, ये कार्यकारिणी के सदस्य थे, जिससे भारतीय लोग भी न्याय यानी न्याय व्यवस्था में उनका भी प्रमोशन हो जाएगा न्याय व्यवस्था में। तो 1883 में इल्बर्ट विवाद, इसमें क्या हुआ, भारतीय लोगों को यानी भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय लोगों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन इस कानून के खिलाफ जो भारत में यूरोपीय लोग रह रहे थे उन्होंने आंदोलन कर दिया। यूरोपीय नहीं चाहते थे कि कोई भारतीय यानी भारतीय कोई क्या कहते हैं इनकी सुनवाई करे, इसलिए ये विवाद हो गया। ये इतना विवाद हुआ कि लॉर्ड रिपन को मारने के लिए भी वो लोग तैयार कर दिए। इतिहास में इसको भी श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। देखिए 2 श्वेत विद्रोह हुए थे। इसके पहले कब हुआ था? लॉर्ड क्लाइव के काल में। क्यों हुआ था उस समय? सैनिकों ने क्यों किया था? सब सही कह रहे हैं आप लोग। हाँ, दोहरा भत्ता। दोहरा भत्ता क्लाइव ने क्या किया था, सैनिक लोग दोहरा भत्ता मांग रहे थे, उन्होंने किया था अब उन्हीं को दोहरा भत्ता दिया जाएगा जो सीमा पर। और यहाँ भी अंग्रेजों ने अपने गवर्नर जनरल के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसका ये कारण था कि एक भारतीय यूरोपियों की सुनवाई करता, ये इसी कारण ये श्वेत विद्रोह हुआ। लेकिन बाद में
इसी इल्बर्ट विवाद के कारण लॉर्ड रिपन ने त्यागपत्र दे दिया और वो इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में चूंकि देखिए आप लोग थोड़ा सा पीछे चलिए तो 1858 के अधिनियम में महारानी ने कहा था कि हम भारतीयों के बीच भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है, ये कहा था ना इस अधिनियम में। तो इंग्लैंड में भी ये समस्या हो गई कि अगर हम ये कानून बदलते हैं तो भारतीय लोगों के मन में भी ये जाएगा कि जो उस समय का कानून बनाया गया ये गलत है। तो इन्होंने संशोधन कर दिया इसमें, कहा कि ठीक है अगर यूरोपीय लोगों की सुनवाई होगी तो भारतीय तो बैठेंगे, लेकिन उस समय ज्यूरी के साथ होगा फैसला। ज्यूरी का मतलब होता है कि कम से कम 5 न्यायाधीश बैठेंगे या 7 न्यायाधीश बैठेंगे, ठीक है। आज क्या 5 न्यायाधीश बैठते हैं? कहाँ बैठते हैं? संविधान की जो पीठ बैठती है सुप्रीम कोर्ट, 5 न्यायाधीश तभी बैठते हैं जब हमारे देश में संविधान पे कोई क्या कहते हैं, संविधान की जो बेसिक चीज़ है उस पर कोई याचिका दायर होती है। यानी संविधान को अगर कोई चेंज किया जाए, संविधान का जो फंडामेंटल चीज़ें हैं अगर उस पर कोई सुनवाई होनी हो तो कम से कम 5 न्यायाधीश बैठेंगे। तो वैसे ही उस समय ये कह दिया गया कि अगर यूरोपियों की भी सुनवाई होगी तो 5 न्यायाधीश होंगे कम से कम, और उसमें ये कहा गया कि 3 उसमें अंग्रेज होंगे। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? आखिर यूरोपीय ही इसका फैसला करेंगे। अगर 3 अंग्रेज हो गए तो भारतीयों को फ़ायदा। एक तरीके से जो इल्बर्ट बिल विवाद था वो अंग्रेजों के पक्ष में ही कर दिया गया। तो ये जो विवाद हुआ, इस विवाद ने क्या किया? एक चिंगारी को जन्म दिया। इस चिंगारी में से जन्म दिया और भारत में आंदोलन शुरू होने लगा। ये आंदोलन शुरू कैसे हुआ? एक संगठन बना के कई मध्यम वर्ग लोगों ने संगठन बनाया। इसमें कई प्राचीन संगठन भी बने, इसमें विदेश में भी कई नेताओं ने संगठन बनाया, भारत में भी कई नेताओं ने संगठन बनाया। इसमें देखिए दादा भाई नौरोजी, इन्होंने भी एक संगठन बनाया था 1866 ईस्वी में। इन्होंने इंग्लैंड में भी बनाया था ईस्ट इंडिया 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये दादा भाई नौरोजी ने बनाया था और दादा भाई नौरोजी का ये संगठन बनाने का उद्देश्य था कि भारतीयों की समस्याओं को इंग्लैंड में हम बताएंगे। इंग्लैंड में बना था, ये भारत में संगठन नहीं बना था, लंदन में बना था। और उन्होंने एक पत्रिका भी निकाला, इंडिया नामक पत्रिका निकाला। और इस पत्रिका के माध्यम से इंग्लैंड में भारतीयों की समस्याएं बताई जाती थी। ये पहले से ही था ये संगठन, लेकिन भारत में भी कई लोगों ने एक आंदोलन मतलब शुरुआत किया मध्यम वर्ग ने। 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग बनाया। 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन नामक एक संस्था बनाई। इस संस्था के माध्यम से जो भारत की समस्याएं थी, जैसे पत्रकारिता को पहले से जो आ रहा था, या जो सिविल सेवा में ये पहले से संगठन था, लेकिन इसी संगठन के माध्यम से इन बातों को अंग्रेज के सामने यानी ब्रिटिश सरकार के सामने ये लोग उठाने लगे। इसी वजह एक मूर्ति का केस हुआ था, तो उसमें एक जज ने भारत की जो मूर्ति की सुनवाई हो रही थी
उस पर एक जज का एक आदेश आया था अंग्रेज का, उसके खिलाफ सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपने पत्रिका बंगाली में एक टिप्पणी की थी, तो उनको छोटी सी टिप्पणी के लिए ही 2 महीने की सज़ा हो गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। वैसे पत्रकारिता पर सबसे पहले जेल बाजने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, सबसे पहले जेल गए थे। तो ये इंडियन एसोसिएशन बना 1883 में, 1883 ईस्वी में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका हिंदी में है भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसका गठन हुआ 18, इसको आनंद मोहन बोस ऐसा माना जाता है, उन्होंने ये गठन किया, आनंद मोहन बोस की बात। ये जो जितने आपको हमने अभी ये संगठन बनाया, इस संगठन के माध्यम से उस समय के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे उनको ये पता लगने लगा था कि भारत में लोग अब हमारा व्यक्तिगत विद्रोह भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं और संगठित भी हो रहे हैं। मतलब मध्यम वर्ग लोग अब संगठित भी हो रहे हैं। इसलिए एक व्यक्ति जिनका नाम है ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम, हाँ ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ऐसा माना जाए, ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम को ऐसा कहा जाता है कि डफरिन, उस समय देखिए लॉर्ड डफरिन भारत के गवर्नर जनरल थे, डफरिन से शिमला में ए.ओ. ह्यूम की मुलाकात हुई थी। वैसे ए.ओ. ह्यूम जो थे उन्होंने कलकत्ता के विश्वविद्यालय के एक दीक्षांत समारोह में छात्रों को एक भाषण दिया था उस समय कि एकता ही सबसे बड़ा बल है। उन्होंने कहा था कि जो लोग एक हो जाएंगे वो कोई भी काम करेंगे, उस समय का उनका भाषण था। उसके बाद उन्होंने मुलाकात किया लॉर्ड डफरिन से, लॉर्ड डफरिन से ये मुलाकात हुई शिमला में, और फिर उसके बाद ए.ओ. ह्यूम गए लंदन, उन्होंने डलहौजी से बात किया, उन्होंने रिपन से बात किया। उसके बाद वो भारत में आए, तब उन्होंने भारतीयों को सलाह दिया कि आप लोग जो अपना छोटा छोटा क्या कहते हैं संगठन बना के अलग अलग जगह सरकार की से अपनी मांग करते हैं, एक ही जगह एकत्रित हुइए और एक संगठन बनाइए। उन्हीं के सुझाव पे 1885 ईस्वी में एक संगठन बना जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 ईस्वी, देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। इसके सचिव थे ए.ओ. ह्यूम। देखिए ये कांग्रेस क्यों बनाया, ए.ओ. ह्यूम ने क्यों बनाया इस कांग्रेस को? सेफ्टी बॉल, सेफ्टी बॉल, सेफ्टी बॉल का मतलब समझ रहे हैं ना, सुरक्षा कवच, सुरक्षा कपाट। मतलब अगर एक ही जगह एकत्रित होकर ये लोग क्या कहते हैं ये चीज़ जाहिर करेंगे कि हम क्यों विद्रोह कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार का, तो इसकी सूचना मिल जाएगी ब्रिटिश सरकार को। इसीलिए ए.ओ. ह्यूम की सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, और ये कांग्रेस जो नाम दिया गया ये दादा भाई नौरोजी ने नाम दिया। दादा भाई नौरोजी के की सलाह पर ये कांग्रेस नाम रखा गया। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, ठीक है, कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। तो 1885 ईस्वी में पहले ये पहला सम्मेलन आयोजन होना था पूना में, लेकिन पूना में प्लेग की बीमारी फैल गई। इस बीमारी फैलने के कारण ये सम्मेलन हुआ बम्बई में, तेजपाल गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये 1885 ईस्वी में बम्बई में पहला सम्मेलन हुआ। इसके अध्यक्ष थे जी।
पहले में 72 सदस्य लोग भाग लिए थे। इस सम्मेलन में ये लोग अपनी छोटी छोटी मांग जो पहले करते थे, जैसे इनकी मांग क्या थी, इनकी देखिए कांग्रेस की जो पहली शुरुआती मांग यही थी कि पत्रकारिता पर पूर्ण प्रतिबंध जो था उसको हटा दिया जाए, सिविल सर्विस में जो 21 वर्ष कर दिया गया था वो 19 वर्ष कर दिया जाए, जो कर किसानों की जो समस्या थी लगान जबरन वसूलते थे वो समाप्त कर दिया जाए। तो ये छोटी छोटी मांग ये लोग जो मांग भी करते थे इसमें कोई विद्रोह नहीं था, आपस में बैठ के ये मांग करते थे। ये पहला सम्मेलन हुआ। इसके बाद दूसरा सम्मेलन होता है कलकत्ता में। कलकत्ता में होता है, ये होता है 1886 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। ये कलकत्ता में हुआ। ईस्वी में तीसरा सम्मेलन हुआ मद्रास में। इसके अध्यक्ष देखिए 1887 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी में पहली बार स्टैंडिंग कमेटी का गठन हुआ और पहली बार जनता से ये कहा गया कि आप लोग इसमें शामिल हो जाइए। जनता से पहली बार, अभी तक ये जनता से नहीं कहा गया था कि आप कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कीजिए। एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति रहते, लेकिन खुले मौन मंच पे पहली बार इसमें कहा गया। और इसी सम्मेलन में पहली बार ब्रिटिश सरकार के विरोध में कुछ पत्रिकाओं को बांटा गया। मद्रास में बांटा गया तमिल भाषा में और उर्दू भाषा में उत्तर भारत में बांटा गया। इसलिए 1887 के बाद जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार के सीधे वो खिलाफ हो गए। यानी गवर्नर जनरल जो थे उन्होंने सीधे जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये निकाला जा रहा था उसके सीधे गवर्नर जनरल खिलाफ हो गए 1887। इसीलिए 1888 का जो सम्मेलन इलाहाबाद होने वाला था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इलाहाबाद को वो जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे गवर्नर जनरल। उस समय वहाँ के गवर्नर थे ऑकलैंड। हमने बताया था ना कि प्रांतों में भी गवर्नर होते थे। उस समय देखिए राजधानी इलाहाबाद थी अवध की, तो वहाँ भी क्या कहते हैं इलाहाबाद में ये स्थान देने के लिए नहीं तैयार थे। तो एक राजा थे जिन्होंने कांग्रेस सम्मेलन के लिए एक अपनी ज़मीन खरीद कर दी। उन राजा का क्या नाम है, कहाँ के राजा थे वो? ये क्वेश्चन कई बार आया। दरभंगा के राजा, बिहार में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट होता है। दरभंगा के राजा ने इलाहाबाद में एक ज़मीन खरीदकर कांग्रेस पार्टी को दी, तब ये सम्मेलन हुआ। 1888 ईस्वी में इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूरोपीय थे। दरभंगा के राजा ने जमीन खरीद कर, इसमें में 486 खरीद कर दिया, जिससे कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। कांग्रेस के इस सम्मेलन का विरोध कर रहे थे सर सैयद अहमद खां, विरोध कर रहे थे। और उस समय बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे, बनारस के राजा भी विरोध कर रहे थे इस कांग्रेस सम्मेलन का, और सैयद अहमद खां भी विरोध कर रहे थे। लेकिन ये सम्मेलन चौथा सम्मेलन आयोजन होता है 1888। इसी सम्मेलन के बाद ब्रिटेन में भी कांग्रेस के प्रचार करने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी। इसके बाद 1889 ईस्वी में 1889 ईस्वी में एक समिति बनी थी, ब्रिटिश समिति बनी थी कांग्रेस की, जो कांग्रेस का प्रचार कर रहा था। तो इस समय लॉर्ड डफरिन ने भी कांग्रेस की बहुत आलोचना की। कांग्रेस को बताया अल्पसंख्यकों का क्या कहते हैं नेतृत्व करने वाली पार्टी। एक उनका एक कथन है, सूक्ष्म लोगों का या अल्पसंख्यकों का। उनका एक कथन है कि अल्पसंख्यक या
ये हमने आपको शुरुआती 4 सम्मेलन के बारे में बताया। देखिए, कांग्रेस में 2 तरीके के लोग थे। शुरुआत में कांग्रेस पे जो प्रभाव था, देखिए 2 तरीके के लोग थे, एक उदारवादी थे और एक उग्रवादी। ठीक है, उदारवादी और उग्रवादी। उदारवादी, पहले उदारवादी के बारे में समझ लीजिए। इनका प्रभाव था 1885 से 1905 तक कांग्रेस में। उदारवादी, ये पूछा भी जाता है कि उदारवादी नेता कौन थे। हम आपको नाम बता रहे हैं, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये लोग उदारवादी थे। 1885 से 1905 के ईस्वी में ये कांग्रेस के सदस्य थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन मतलब शासक का विरोध, सिर्फ चाहते थे कि पार्टी में यानी मीटिंग के दौरान ही विरोध हो। ऐसा विरोध नहीं किया जाए कि सरकार को कोई दिक्कत हो, समस्या हो। तो ये उदारवादी के प्रभाव के कारण कोई विशेष विद्रोह नहीं हो पा रहा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की आप देखेंगे संख्या बढ़ती जा रही थी। वो संख्या हर मीटिंग में, यानी बम्बई से शुरू हुआ, आप देखें कलकत्ता, मद्रास, ये बढ़ती जा रही थी संख्या। किसी में 72, फिर 434, फिर 600, आगे 1200, ऐसे ही संख्या बढ़ती जा रही थी। तो उस समय के गवर्नर जनरल को ये पता चल गया था कि ये बहुत, जो हमने जो सोचा उसका ये उल्टा हो रहा था। उन्होंने सोचा कि सुरक्षा यानी सेफ्टी वाल्व के रूप में उपयोग करेंगे, लेकिन ये तो सीधे ही खतरा होता जा रहा था। तो उस समय एक गवर्नर जनरल आए 1899 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ये 1899 से 1905 ईस्वी में गवर्नर जनरल बन के आए। इनको वहाँ से ट्रेन करके भेजा था कि किसी तरीके से जो कांग्रेस पार्टी एकता का जो मंच बनी है उसको किसी तरीके से रोकना है। तो उस समय 1905 ईस्वी में ज़्यादातर भारत में जो आंदोलन की नींव रखी भी जा रही थी, ये बंगाल में ही। देखिए, दादा भाई नौरोजी बंगाल के थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाल के थे, आनंद मोहन बोस बंगाल के थे। तो ज़्यादातर बंगाल में ही इसका प्रभाव दिख रहा था एकता का। इसलिए, और बंगाल में ही देखिए 1857 की जो क्रांति हुई, मंगल पांडे ने बंगाल में ही विद्रोह किया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि किसी तरीके से भारत में इस एकता को रोकना चाहिए। इसलिए लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में एक नीति उन्होंने लाई। उन्होंने एक चीज किया, बंगाल विभाजन कर दिया। 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का फैसला लिया गया। देखिए, ये 20 जुलाई 1905 को ये फैसला लिया गया। अभी लागू नहीं किया गया, मतलब ये निर्णय लिया गया। देखिए, ये समझिएगा इस डेट को, ये निर्णय लिया गया। और इस निर्णय के खिलाफ 7 अगस्त 1905 को आंदोलन शुरू हुआ। बंगाल में शुरू हुआ इसका। ये 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया। बंगाल विभाजन क्यों किया गया, इसका कारण उस समय के गवर्नर जनरल ने बताया कि इतना बड़ा साम्राज्य है, प्रशासन करने में बड़ी समस्या आ रही है। तो इसका कारण क्या हुआ? प्रशासनिक कारण से। बंगाल विभाजन का कारण हुआ प्रशासनिक कारण से। प्रशासनिक कारण से बंगाल विभाजन को बांटने का फैसला किया गया। लेकिन वास्तव में उस समय ये उद्देश्य था कि जब बंगाल विभाजन हो जाएगा
तो आपस में ये दो संप्रदाय के लोग हिंदू और मुस्लिम लड़ बैठेंगे। कारण इसलिए था क्योंकि जो बांटा गया था उसको बांटने का तरीका ही ऐसा था। दो भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल में लगभग 1,90,00,000 मुस्लिम थे और लगभग 1,10,00,000 हिंदू थे। और यहाँ पे करीब 4,20,000 हिंदू थे और करीब 80 लाख मुस्लिम थे। लगभग पश्चिमी बंगाल में हिंदू ज़्यादा थे और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम ज़्यादा थे। तो उन्होंने सोचा कि जब हिंदू मुस्लिम आपस में बढ़ जाएंगे तो आपस में उनमें वैमनस्यता अपने आप हो जाएगी। और ये देखिए जो न्यू था, यही न्यू आगे चल के आज़ादी जब 1947 में जिन्ना भी जो अपना आंदोलन शुरू करते हैं उसके पहले ये यही न्यू मानी जाती है। और ये न्यूज़ रखी जो उन्होंने लॉर्ड कर्जन ने, उसी 1905 के बाद ही एक पार्टी का गठन भी हुआ 1906 में, मुस्लिम लीग। देखिए मुस्लिम लीग गठन भी हुआ, तो जो उनकी मंशा थी वो सफल हो गए। 1905 में उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। ठीक है, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल दो क्षेत्रों में बांटा गया इसको। इसके विरोध में भारत में यानी पहले बंगाल में आंदोलन शुरू हुआ। जिस दिन ये बंगाल विभाजन होना था उस दिन को शोक दिवस यानी 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाना था। और इसी शोक दिवस को बाद में राखी दिवस भी मनाया गया। राखी दिवस भी इसको मनाया गया बंगाल विभाजन के बाद से, जिस दिन विभाजन होना था उस दिन। लेकिन इस आंदोलन की सबसे बड़ी खास चीज थी कि इस आंदोलन जब हुआ तो भारत में एक और आंदोलन इसके खिलाफ शुरू हो गया, उसको कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ये स्वदेशी का मतलब ये है कि हमने बताया था, देखिए आप लोग देखिए पहले भी बता चुके हैं कि जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी तो वहाँ कपड़े बनने लगे थे और भारत आने लगे थे। तो सिर्फ कपड़े ही नहीं, बहुत सी वस्तुएं भारत में आनी थी। तो उस समय जितने भी विदेशी कपड़े आते थे या विदेशी वस्तुएं आते थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये पहली बार ऐसा था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हुआ बंगाल विभाजन के बाद। ठीक है, इस विभाजन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ, महिलाओं ने चूड़ियाँ, विदेशी चूड़ियाँ पहनना बंद कर दिया। ठीक है, जो मंदिर में महंत लोग थे उन्होंने अगर वो चीनी यानी शक्कर जो विदेश से आता था उसको लेना पसंद कर, यानी वो लड्डू ही नहीं बनाया गया। जो कपड़े धोने वाले थे उन्होंने विदेशी कपड़े धोना बंद कर दिया। ये क्वेश्चन IAS में आ चुका है। देखिए जितना भी आपको बता रहे हैं अपने शब्दों में, उन सारा चीज़ विकल्प के रूप में आ चुका है कि उस विभाजन के दौरान क्या क्या हुआ, पॉइंट में आता। विदेशी कपड़ों का क्या कहते हैं, जो कपड़े धोते थे उन्होंने विदेशी कपड़े का, जो महंत थे वो क्या कहते हैं चीनी का प्रयोग बंद कर दिया। तो इसके कारण स्वदेशी का पूरा ही बहिष्कार होने लगा। स्वदेश मतलब विदेशी का बहिष्कार, कपड़ों का, चीनी का, चूड़ियों का, कपड़ा नहीं धुलवा गया। ये क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें उस समय हुआ। तो ये आंदोलन बहुत तेज़ी से फैला और इस आंदोलन की सबसे खास बात थी कि छात्रों और महिलाओं ने सबसे ज़्यादा भाग लिया। इस आंदोलन में छात्रों और महिलाओं ने भाग लेना शुरू कर दिया। पहली बार महिलाएं धरना देने के लिए भारत में आ गई स्वदेशी आंदोलन के दौरान। और ये स्वदेशी आंदोलन सिर्फ बंगाल में ही नहीं, लगभग पूरे भारत में फैलने लगा। अलग अलग जगह ये आंदोलन भारत में
फैलने लगा। महाराष्ट्र में तिलक, महाराष्ट्र में इसका तिलक ने नेतृत्व किया। दिल्ली में हैदर खान, पंजाब में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, देखिए, और मद्रास में प्रेमपल्ली, ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नेता आने लगे। ये सब क्या कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में फैलाने लगे। उस समय जो बंगाल के सचिव थे, बंगाल में एक सचिव का पद था, उनका नाम था कार्लाइल। उनको एक आदेश दिया गया था कि अगर छात्र, विश्वविद्यालय के छात्र इसमें भाग लेते हैं, देखिए विश्वविद्यालय बन चुका था पहले ही, ठीक है, भारत में विश्वविद्यालय किस अधिनियम उसमें पढ़ता था, 1857, देखिए पहले ही बन गया था 1854 में, ठीक है, 1854 का वुड का एक डिस्पैच आया था, उसी में बना था पहले। किस विश्वविद्यालय के आधार पर बना था भारत का विश्वविद्यालय? लंदन विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन आ चुका है, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में थी। तो उस समय कलकत्ता के विश्वविद्यालय के अगर छात्र भाग लेंगे तो कार्लाइल को यह आदेश दिया गया था कि उन छात्रों को बहिष्कार किया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए। इसलिए उन छात्रों ने जिन्होंने जम के यहाँ पे भाग लिया था, उनकी सुविधा के लिए आगे चल के राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना की, यानी क्या कहते हैं, राष्ट्रीय कॉलेज की भी स्थापना हुई। ये राष्ट्रीय नेशनल कॉलेज रंगपुर में बनाया गया, राष्ट्रीय नेशनल कॉलेज रंगपुर में बनाया गया, राष्ट्रीय नेशनल कॉलेज ये रंगपुर में बनाया गया। ये बंगाल में, इस समय पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश में है रंगपुर, वहाँ पर राष्ट्रीय नेशनल कॉलेज बनाया गया। अलग अलग से दवाइयों के लिए भी अलग अलग, प्रफुल्ल चंद्र राय वैज्ञानिक थे, उन्होंने मेडिसिन के लिए केमिकल स्टोर खोला, एक केमिकल स्टोर खोला गया मेडिसिन सप्लाई करने के लिए, दवाई सप्लाई करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि उस समय नाटक और मंच, नाटकों के द्वारा भी इसका विरोध किया गया, नाटक और मंच का भी सहारा दिया गया। नाटक और मंच का भी सहारा लिया गया। उस समय देखिए आर्ट, कला का भी, भारतीय कला का भी बहुत ज़्यादा उस समय विकास हुआ। अविन्द्रनाथ टैगोर ने कला के क्षेत्र में योगदान दिया। अविन्द्रनाथ टैगोर ने कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा था, अमार सोनार बंगला। इस समय वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान, देखिए उसी समय का उनका लिखा हुआ एक गीत था, अमार सोनार बंगला। ये राष्ट्रीय गीत वहाँ का बन गया, राष्ट्रीय गीत कहाँ का? बांग्लादेश का। तो कई लोगों ने इसका उस समय देखिए सामाजिक और क्या कहते हैं, साहित्यिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से भी इसका बहुत विरोध हुआ। लेकिन इस आंदोलन को आगे चलाने के लिए मतभेद भी होता है। लेकिन पहली बार 1905 ईस्वी में कांग्रेस का एक अधिवेशन आयोजन हुआ बनारस में। 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। ये अधिवेशन आयोजित हुआ। इसमें पहली बार स्वदेशी शब्द का प्रयोग हुआ था, यानी किसी भी कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वदेशी शब्द का प्रयोग
कांग्रेस के मंच से स्वदेशी शब्द का प्रयोग हुआ। स्वदेशी शब्द का पहली बार ये कांग्रेस मंच से प्रयोग हुआ। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में पहली, जब दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, तो पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख हुआ। सबसे पहले देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। जब ये अधिवेशन हो रहा था तो जो उदारवादी नेता थे, हमने अभी आपको बताया उदारवादी थे, वो ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों को परेशान किए। वो कह रहे थे कि बस हो गया, अब स्वदेशी आंदोलन अब बंद कर देना चाहिए। लेकिन जो उग्रवादी थे वो ये चाहते थे कि इस आंदोलन को पूरे भारत में फैला दिया जाए। तो 1906 में इस चर्चा का विषय बना, लेकिन दादा भाई नौरोजी का रिस्पेक्ट करते हुए इस पर बहुत ज़्यादा मतभेद नहीं हुआ। अगला जो अधिवेशन होता है 1907 ईस्वी में, वो होता है सूरत में, और उसकी अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी बोस। 1907 सूरत का अधिवेशन। 1907 सूरत का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किया रास बिहारी बोस ने। इसमें यही देखिए, इस अधिवेशन पे लड़ाई फिर शुरू हो गई। उदारवादी ये कह रहे थे कि बाब ये जो स्वदेशी आंदोलन है ये बंद कर देना चाहिए, यानी इतना जो बहिष्कार हो रहा है इससे अंग्रेज परेशान हो जाएंगे, ब्रिटिश सरकार परेशान हो जाएगी, इसलिए इस आंदोलन को यहीं बंद कर देना चाहिए। लेकिन जो उग्रवादी का मतलब है कि जो 3 नेता महत्वपूर्ण थे उस समय, कौन कौन से? लाल बाल पाल, यानी जो है लाला लाजपत राय जी, ये तीनों जो नेता थे, इन तीनों नेता ये चाहते थे कि आंदोलन चले। लेकिन यहीं पे कांग्रेस पार्टी का पहला विभाजन होता है, नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल ये 2 भागों में बढ़ जाते हैं विभेदन के बाद। और ये बाल गंगाधर तिलक इसके नेता रहते हैं, और लाला लाजपत राय। नरम दल हम बता ही चुके हैं आप लोगों को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ये लोग नरम दल रहते हैं। ये विभाजन हो जाता है, लेकिन इस विभाजन के बाद वास्तव में कांग्रेस टूट जाती थी। ब्रिटिश सरकार को फिर एक अवसर मिल गया कि आपस में ये लोग खुद लड़ बैठे, आपस में ही लड़ बैठे, यानी मतभेद आपस में ही है। ब्रिटिश सरकार को बहुत अवसर मिल जाता है। उधर ब्रिटिश सरकार तो ये देख ही रही थी कि गरम दल के नेता कौन कौन हैं। बाल गंगाधर तिलक ने जब एक पत्र में अपने एक अशब्द लिखा तो उनको जेल भेज दिया गया, इसलिए बाल गंगाधर तो 6 साल के लिए जेल भी चले जाते हैं 1908 ईस्वी में। और इधर कांग्रेस पार्टी जो गरम दल के थे नेतृत्व, उनके बिना एकदम बेकार रहता है, मतलब कांग्रेस पार्टी कोई विकास नहीं काम कर पाती है 1914 तक। इधर एक पार्टी और बन जाती है 1906 ईस्वी। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग, ये ढाका में इसका गठन होता है। सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में ये पार्टी बनती है, का गठन हुआ। 1906 में ही ब्रिटिश सरकार, जब भी कोई भारत में सरकार के खिलाफ विरोध होता था तो वो दिखाने के लिए कोई ना कोई कमेटी जरूर गठन कर देती थी। 1906 में अरुणडेल कमेटी का गठन हुआ।
कमेटी का उद्देश्य था राजनीतिक विषय पर रिपोर्ट देना। इसकी जो रिपोर्ट आई थी राजनीतिक बदलाव, यानी राजनीतिक विषय पे परिवर्तन करना आवश्यकता है। ये रिपोर्ट आई थी, देखिए, अरुणडेल की 1906 ईस्वी में। इसी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि राजनीतिक जो भारत में राजनीति है, विषय है, उस पर बदलाव करने की क्या है, जरूरत है। तो ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ था, ये स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, चलिए इसको बंद कर दीजिए।